हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। तो इससे पहले दो वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। आप जो हमारा चैनल है एग्ज़ाम हाउ, वहाँ उसके प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में आपको मशीन डिज़ाइन की प्लेलिस्ट आप वहाँ से जब ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें ढेर सारे क्वेश्चंस करने के लिए। और जो भी एसएससी जेई या फिर आरआरबी या फिर रेलवे के लिए या फिर किसी भी स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, तो अब ये सारे एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको इस तरीके से कराते रहते हैं, आपको प्रैक्टिस हम कराते रहते हैं ताकि आप चीज़ों को भूलें ना और सारी चीज़ें क्या हो कि आपके माइंड में रहती रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और आप देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। द ब्रेक कॉमनली यूज्ड इन अ लाइट ट्रक। ठीक है, ये क्या ब्रेक का एक एप्लीकेशन है, सबको पता है कि ट्रक क्या है, ट्रक में ब्रेक होता है। बस इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ब्रेक है ना जो कॉमनली हम यूज करते हैं। ठीक है, लाइट ट्रक वगैरह में हम कॉमनली जो यूज करते हैं, किस टाइप का हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो शू ब्रेक, तो शू ब्रेक का इस्तेमाल हम ट्रकों में नहीं करते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो शू ब्रेक का इस्तेमाल हम ट्रकों में नहीं करते। सिंपल बैंड ब्रेक वो भी नहीं, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक ये सारे यूज नहीं होता है। ठीक है, कभी भी देख लेना, ये नहीं होता है। इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक होता है। अगर कभी आपने अगर कहीं पे ट्रक वगैरह रिपेयर होते हैं या फिर वो ब्रेक वगैरह सही कराते हैं तो एक बार आप देख लेना वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक कैसा होता है काफ़ी। ठीक है, वो आपको वहाँ पे दिखेगा। प्रैक्टिकली अगर देखना चाहो तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मे भी आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन डेटा टाइप का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन होंगे? दो तीन होंगे इसमें, एक दो तीन। ठीक है, तीन क्वेश्चन है इसमें और ये तीन क्वेश्चन को हम क्या करें, वन बाय वन करके करेंगे। ठीक है, कॉमन डेटा टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द एक्सियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेट which clutch having the 4 disc on the driving shaft and the 3 on the driven shaft is 10 kilonewton। ठीक है, कितना दे रखा है? 10 kilonewton। the inside and outside radius of contact surface are 60 mm and 120 mm respectively। this is assume that clutch is having uniform wear। और जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें दे रखा है वो आप इसको देख लेना। ठीक है, जो भी दे रखा है इस क्वेश्चन के बाद रीड कर लेना। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला एक बार पहले जो डेटा दे रखे वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या पहला जी दे रखा प्लेट क्लच हैविंग द 4 डिस्क ऑन ड्राइविंग शॉफ्ट। ठीक है, तो ड्राइविंग शिफ्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? एन लिख देते हैं 4 एंड 3 ऑन द ड्रिवन शेफ्ट, तो एन टू लिख देते हैं। ये कितना एन टू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये हो गया ड्राइविंग शेफ्ट और ड्रिवन शेफ्ट के लिए। ठीक है, तो हमने क्या ड्राइविंग के लिए हमने क्या लिखा 4 और ड्रिवन के लिए 3। तो जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे करते हैं एन इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू आप यहाँ से कर लो, 4 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो अब क्या दे रखा है? इसमें लोड भी दे रखा है। ठीक है, फोर्स दे रखा है। फोर्स कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर। चलो ठीक है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे? बाद में बात कर लेंगे। इनसाइड डायमीटर रेडियस कितना दे रखा है आपका? इनसाइड रेडियस दे रखा है 60 mm और आउटसाइड रेडियस कितना दे रखा है? 120 mm। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दिस इज एज्यूम दैट द क्लच हैविंग द यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी का इसमें इस्तेमाल करना है आपको। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.35। ठीक है, तो ये दे रखा है, ये डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतने सारे डेटा क्या रखा इसने दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि इसमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ बाई मिस्टेक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज कंसिडर्ड व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन टॉर्क। टॉर्क में क्या चेंज होगा? कब? उसमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अपना डेटा दे रखा है उसमें यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का यूज किया, मतलब पूछ रहा है उसके हिसाब से करना है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। बट अगर आप गलती से बाय मिस्टेक ये कह रहा है कि अगर आप यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इस्तेमाल कर लिए तो अगर टॉर्क जो आप कैलकुलेट करोगे उसमें क्या अंतर आएगा? ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो एक बार हम उसको देखो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इस्तेमाल करेंगे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या कहती है उसके हिसाब से टॉर्क कितना हो जाएगा? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को हम TW लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एन। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, एन म्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? ये जो लोड दे रखा था। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। कितना दे रखा है? 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, ये इतना लोड दे रखा है। इंटू आपको अभी यहाँ पे लिखना है मीन रेडियस। ठीक है, तो मीन रेडियस कितना होगा?
आर आई प्लस आर ओ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये उसके बाद से ये आपका हो गया वियर थ्योरी का इस्तेमाल हमने किया, और उसके बाद से हमें करना है अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को हमने लिख लिया टीपी। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका एन म्यू डब्ल्यू। देखो डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ वो जो मीन रेडियस आता है उसी में आता है। तो ये कितना होता है इसमें 2/3 आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट में बना लेते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लेना। ये देखो मीन रेडियस है ना, मीन रेडियस को हम क्या लिखते हैं आर डब्ल्यू लिख लेते हैं, किसके लिए, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए। और ये जो मीन रेडियस दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं आर पी लिख लेते हैं। ये आपका मीन रेडियस किसके लिए, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज हमें निकालना है कितना होगा, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा टी पी माइनस टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू। ठीक है, टी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो टी डब्ल्यू हम नीचे कर देंगे और इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे टी पी या टी डब्ल्यू को जो वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो देखो ना कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, वो मैं एक बार लिख देता हूँ, बहुत ही ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपका आर पी माइनस आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका आर डब्ल्यू इंटू 100। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो मीन रेडियस है प्रेशर आपके यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए कैलकुलेट करना है। जब इस वैल्यू को पुट करोगे तो जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा आपका 55.55। ये क्या इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरा तो ये आंसर आ रहा है, एक बार आप इसको खुद से कैलकुलेट करना, क्योंकि ऑप्शन में देखो चारों ऑप्शंस में ये एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमें भी शायद हो सकता है कि मुझसे बाय मिस्टेक या फिर गलत हो गया हो। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क बना लेता हूँ मैं। ठीक है, बाद में हम इसको करेंगे, आप खुद से भी एक बार करना, क्योंकि जो तरीका है इसको करने का यही है, इसी वे में इसको करेंगे, बट ऑप्शन एक भी दे नहीं रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग का है इसमें। अगर आर डब्ल्यू को देखो वैल्यू कैलकुलेट में करके बता देता हूँ कितना होगा। आर पी की जो वैल्यू आएगी, आर पी की वैल्यू आ जाएगी 90 mm आएगी। ठीक है, और आर डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 140 mm। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आर पी और आर डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं भी शायद ये उल्टा हो गया, कोई एक बार आप खुद से इसको करके देख लेना। ठीक है, मैं भी शायद थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, इसको स्टार मार्क कर, बाद में इस क्वेश्चन को हम एक बार जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेना इतना मेरा आंसर आ रहा है, आप करना, और आपका जो भी आंसर आएगा आपका करना कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, कमेंट आप करना, उसके बाद से मैं इसको करके देखूंगा फिर से एक बार कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मुझसे जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था। तो ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्रेशर टू द एवरेज प्रेशर। अब देखो जो मैक्सिमम प्रेशर का वियर थ्योरी का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट करें तो कैसे कितना आएगा ये हम वाले बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होता है आपका, इनर रेडियस पर होता है, तो पी मैक्स इंटू इनर रेडियस इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और सी की वैल्यू कितनी आती है जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सी की वैल्यू आती है डब्ल्यू जो लोड, ठीक है, या फिर थ्रस्ट, डिवाइडेड बाई 2 पाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 26.52 आएगा। ठीक है, वैल्यू आप पुट करोगे इसको 26.52 आ जाएगा। और पी एवरेज की वैल्यू कैसे करेंगे, तो ए वी जी इसको ले, पी ए वी जी इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पाई आर ओ स्क्वायर आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल जो एवरेज हो जाएगा ये इतना आ जाएगा। इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, लोड कितना दे रखा है, 10⁴ न्यूटन दे रखा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 10⁴ न्यूटन। पाई आर ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक बार वो देख लेते हैं। आर ओ की वैल्यू दे रखा है 120 mm। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 120 का स्क्वायर माइनस आर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक मिनट, आर आई की वैल्यू है 60 mm। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे 60 का स्क्वायर करते थे ये हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से आ जाएगा 0.294 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसने पूछा कि आप यहाँ तो पी एवरेज की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, सी की वैल्यू इतना आ गई, तो यहाँ से आप क्या मैक्सिमम प्रेशर कैलकुलेट कर लो। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.52 डिवाइडेड बाई आर आई, और इनर रेडियस की वैल्यू कितनी है 60 mm है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पी मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.442 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना आपको।
ठीक है। एवरेज प्रेशर की जो वैल्यू जो यूनिट होगी वही होगी, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो भी निकालना है, तो यूनिट दोनों क्या सेम होना चाहिए। अब देखो मैक्सिमम प्रेशर और एवरेज प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी मैक्स डिवाइडेड बाई पी एवरेज मैक्सिमम प्रेशर टू द एवरेज प्रेशर। सॉल्व करोगे कितना आएगा, पी मैक्सिमम की वैल्यू कितना दे रखा है 0.442 डिवाइडेड बाई एवरेज की कितनी वैल्यू है 0.294, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 1.503, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें आंसर देखो 1.5 है, ये सही होगा, ठीक है, ये सही होगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेना, और वो जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है थोड़ा उसको आप फोकस करके करना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। और उसको मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक उसमें हो गया था। चलो तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सही है, और बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो इसमें मिनिमम प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या, मिनिमम प्रेशर पूछ रहा है। मिनिमम प्रेशर कहाँ पे होता है, आउटर रेडियस पे होता है, पी मिनिमम इंटू इनर आउटर रेडियस होता है इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी आई थी 26.52 आया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो यही होगा 6.52, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको आउटर रेडियस कितना दे रखा है 26.52 डिवाइडेड बाई मे बी से 120 दे रखा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, आउटर रेडियस ये रहा 120, ठीक है। तो 120 दे रखा है, हाँ 120 कर लेना नीचे। और ये मिनिमम प्रेशर कितना आ जाएगा, मिनिमम प्रेशर आ जाएगा आपका 0.221, तो ये आपका मिनिमम प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, 0.221 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है रेशियो, किसका रेशियो पूछ रहा है, एवरेज प्रेशर का, एवरेज प्रेशर टू द मिनिमम प्रेशर। ये कितना हो जाएगा, एवरेज प्रेशर कितना जो हमने कैलकुलेट किया था यही होगा, ठीक है, 0.294। तो यहाँ पे कर लेना 0.294 डिवाइडेड बाई मिनिमम प्रेशर कितना 0.221। ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.3 के अप्रोक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इतना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसमें ऑप्शन सी देखो, जो ऑप्शन सी है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। द एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द कोन क्लच इज गिवन बाय। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, या अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो आपको खुद से करना है, एक बार क्वेश्चन एक बार अगर आपने नहीं रिवीजन किया तो ये इसके बाद अब जरूर रिवीजन कर लेना, बिना रिवीजन के पढ़ना थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। आपको रिवीजन करने का क्या मतलब है कि आज जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा या तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको पता भी रहेगा, जो नहीं पता रहेगा वो आपको यहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये होता है एक्सियल फोर्स होता है किसी जो कौन क्लच होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए इतना फोर्स की एक्सियल फोर्स का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ो, काफ़ी प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक इज यूज, कहाँ यूज किया जाता है ये इसकी बात कर रहा है। रेलवे ट्रेन एंड ब्लॉक इज मेड फॉर हार्डर मटेरियल देन द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन क्या कह रहा है, पैसेंजर कार्स एंड ब्लॉक इज मेड फॉर हार्डर मटेरियल देन द रिम ऑफ द व्हील। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि पैसेंजर कार्स एंड ब्लॉक इज मेड ऑफ सॉफ्टवेयर मटेरियल देन द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है रेलवे ट्रेन एंड ब्लॉक इज मेड ऑफ सॉफ्टवेयर मटेरियल देन द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, तो अब देखो जो शू ब्रेक है या फिर सिंगल जो भी है ये सिंगल ब्रेक शू ब्रेक, इसका इस्तेमाल पैसेंजर कार वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है, अब देखो पैसेंजर कार में क्या पैसेंजर कार में करते हैं कैसा होता है, तो सॉफ्ट मटेरियल होता है, मटेरियल क्या होता है सॉफ्ट होता है, किससे सर, जो रिम से होता है। अगर मान लो कि रिम से जो व्हील की जो रिम है उससे अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा तो ये क्या करेगा कि मटेरियल जो होगा, जब जो ब्रेक है जो शू ब्रेक है ये क्या करेगा कि रिम जो है व्हील की जो रिम है ये उसको उसी को ख़राब कर देगा, ठीक है। तो रिम ना ख़राब हो, आपका सिर्फ शू ब्रेक है या फिर शू जो ब्रेक है उसका सिर्फ शू ख़राब हो, उसको आप इजीली चेंज कर सकते हो और उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। अगर रिम ख़राब हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और उसको चेंज करना आपको महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली क्या होता है, ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनालिसिस ऑफ ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द एनालिसिस ऑफ ब्रेक इज सेम एज दैट ऑफ बेल्ट इन, ठीक है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, द एनालिसिस ऑफ ब्रेक इज सेम एज दैट ऑफ बेल्ट।
तो ये आप इसको थोड़ा सा करो इसको, ठीक है। आप बताओ इसका कौन सा आंसर जो होगा सही होगा, ये आपको बताना है, खुद से इसको करने की आप कोशिश करें इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ ताकि आप इसको खुद से कर सकें, और कुछ सेकंड का आप टाइम ले लो और इसको कंप्लीट करो, ठीक है। उम्मीद है कर लिए होगे, अब तक तो ये काफ़ी इजी रहा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, ब्लॉक और सी ब्रेक ओनली, ठीक है, सू ब्रेक ओनली। किसमें? एनालिसिस ऑफ ब्रेक इज सेम एज दैट ऑफ बेल्ट इन ब्लॉक और सू ब्रेक ओनली, ठीक है। तो ये होगा आपको ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको ज़रा एक बार आप देख लेना, ऑप्शन सी एक सही आंसर होगा। मे बी ऑप्शन सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बाय मिस्टेक सी ऑप्शन नहीं होगा इसका, ठीक है। एक मिनट एक बार फिर से मैं रीड करता हूँ, ठीक है, एक बार आप भी करना। ये एनालिसिस ऑफ ब्रेक की बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को गलत वे में रीड कर लिया। द एनालिसिस ऑफ ब्रेक इज सेम एज दैट ऑफ बेल्ट। तो इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इसमें आपका जो ऑप्शन सही होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको बी ऑप्शन, बैंड ब्रेक्स ओनली, ठीक है। जो एनालिसिस होता है ब्रेक का, जो बेल्ट का एनालिसिस होता है वो बैंड ब्रेक का होता है, दोनों का क्या सेम होता है। क्योंकि देखो टेंशन वेंशन वाले जो बात होती है, सारा क्या होता है कि आपका जो बेल्ट में होता है और बैंड ब्रेक में होता है, क्या होता है, वही एनालिसिस होती है, ठीक है, जो टेंशन का एनालिसिस होता है, तो वैसे ही होता है। तो इस वजह से क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप इसको करेक्ट कर लेना, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, कि बी ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेट, ठीक है, व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेट enough to apply the brake with no external force, the brake is said to be। अब बताओ इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब तक अभी इसको कर चुके होंगे उम्मीद है। कह रहा द फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेट इनफ टू अप्लाई द ब्रेक विद नो एक्सटर्नल फोर्स, द ब्रेक इज सेड टू बी। सिंपल सा है, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ लॉकिंग ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी देखना सही है, ठीक है, सेल्फ। अब देखो यार, ये अभी इसमें भी ये कन्फ्यूजन अगर किसी तरीके का हो रहा है तो देखो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये सिंपल सा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना चाहिए कि अब इसमें देखो क्या, फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत ही ना हो और ब्रेक लग जाए, तो उसी को तो बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। तो सेल्फ लॉकिंग ब्रेक का डेफिनेशन ही यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिक एंड द इलेक्ट्रिक ब्रेक कैन, द हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक कैन bring a member to rest and hence are used with highway and electric locomotives। बी ऑप्शन कह रहा है कि नॉट ब्रिंग अ मेंबर टू रेस्ट एंड हेंस आर यूज्ड विथ हाईवे एंड द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्रिंग अ मेंबर टू रेस्ट और द कैटेगराइज्ड एट द रेडियल एंड एक्सियल ब्रेक। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नॉट ब्रिंग द मेंबर एट रेस्ट एंड आर कैटेगराइज द रेडियल एंड द एक्सियल ब्रेक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो एक बार आप इसको कमेंट वमेंट जरूर कर दें, ठीक है, कि कौन सा इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा। ये भी आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ये बी ऑप्शन सही होगा, नॉट ब्रिंग अ मेंबर टू रेस्ट एंड हेंस आर यूज्ड विथ हाईवे एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक देखो मैं कैसे पहचान लिया, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जैसे मैंने देखा इसको मैंने समझा, अच्छा तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से मैंने इसको पहचान लिया। तो ऐसे थोड़े से आपको क्वेश्चन के आंसर जो होंगे ना आपको देख लेना होगा कि कहाँ जो जिस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है, जो टर्म्स होते हैं एक बार आप इसको मैच जरूर करा लेना ताकि आपको इजीली आप फाइंड कर सको, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक इज वन इन विच द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब ये भी क्या है, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक का डेफिनेशन ही पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक का ये भी भाई साहब डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं। तो एक बार आप इसको थोड़ा देखो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हेल्प टू अप्लाई द ब्रेक बाय एडिंग इट्स मोमेंट टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये है, ये शायद सही लग रहा है, बार इसको डॉट लगा लेते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्ट टू अप्लाई द ब्रेक ड्यू टू द एडिंग ऑफ दिस मोमेंट टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट टू अप्लाई, चलो ठीक है, ये भी देखते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है इज ग्रेट इनफ टू अप्लाई द ब्रेक विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, ये तो सेल्फ लॉकिंग होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। सी ऑप्शन देखो ऐसे ही गलत कर दो। इज स्मॉल टू अप्लाई द ब्रेक विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देखो ये भी नहीं होगा। सेल्फ एनर्जाइजिंग
किसके लिए हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, सेल्फ इनहेरिटिंग वे। इसमें देखो ए ऑप्शन जो है ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट टू अप्लाई की बात कर रहा है। द ब्रेक ड्यू टू एडिंग इट्स मोमेंट टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी देखो ये क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है हेल्प टू अप्लाई द ब्रेक बाय एडिंग इट्स मोमेंट टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या मैंने ए ऑप्शन को सही किया। ठीक है, एक बार मैं क्लीन करता हूँ, एक बार आप भी पढ़ लें। चलो, ये ए ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। मे बी कि आप इतना सफिशिएंट क्वेश्चन मैं डेली के डेली करवा ही देता हूँ। ठीक है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं, अब इतना सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, ये सारे बैंड ब्रेक वाले ही क्वेश्चन है इस तरीके से। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन है, सारे हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, और वो जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया उसको ज़रूर सॉल्व करके कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि इसका आंसर क्या होगा। मैं खुद से भी करूँगा और उसके बाद हम आपको उस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ।